नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ टाइगर अशोक वानखड़े जी जुड़े हैं। अशोक जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। और बात हमें महिला आरक्षण की करना है। मोदी जी बार बार महिला आरक्षण का जिक्र करके राजनीति कर रहे हैं और जब 5 विधानसभा के चुनाव सर पर हैं तब उन्होंने विशेष सत्र बुलाया है संसद का, ताकि वहां पर महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा करके, अब पता नहीं 29 में या 30 में वो आरक्षण देंगे, मगर अभी से उसका हम गुजराती में जिसके बारे में कहते हैं कि मोल लणी ले वो, यानी वो वोट बटोरना है, तो ये महिला आरक्षण की बात करना है। तो ये कैसी राजनीति है? महिला आरक्षण का बिल इतने सालों से पेंडिंग है, तो आप तो दिल्ली में भली भांति संसद पर पैनी नजर रखे हुए हैं और सभी दलों की नीति रीति क्या है। वैसे हर एक आदमी कहता है, हर एक पार्टी कहता है कि नहीं नहीं, महिलाओं को तो 33% देना चाहिए, मगर कोई अपने उम्मीदवारों में 33% महिलाओं को घोषित नहीं करता है। तो ऐसे वक्त में भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी कहां 33% टिकट देती है। मेरे ख्याल से एक ही है, ममता दीदी, जो कि सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देती है और वो चुनकर लोकसभा में या तो विधानसभा में जाती हैं। अब हम चाहेंगे कि आज अशोक जी हमारे साथ जब बात करेंगे तो अतः से इति तक मोदी जी के अब ये जो कारनामे हैं, चुनावी कारनामे, उस पर भी प्रकाश डालेंगे कि ये विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। अशोक जी, आपका सीधू ने सट में फिर से एक बार स्वागत, और आप जरा विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा अनुरोध। प्रणाम सभी दर्शकों को, प्रणाम। सब दूर खबरें तो युद्ध की चल रही है और जनरली जितने भी लोग यूट्यूब चलाते हैं, जो ट्रेंड है वो चलाते हैं, लेकिन हरि भाई हमेशा विषयों को लेके चलाते हैं। तो यहाँ बात करने में मजा यही आता है कि पिछले 3 दिन से मैं युद्ध पे ही बात कर रहा हूँ। रात को सोता हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि एक आध मिसाइल मेरे आसपास ही गिर गई कि क्या। लेकिन देश में बहुत समस्याएं हैं, चुनाव पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में आप भोसला सैनिक स्कूल के छात्र भी रहे हैं। तो इसके लिए उस युद्ध में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सबको चौंका दिया ये बोल के कि इस जो सत्र है हमारा बजट सेशन, ये 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, 16, 17, 18। और किस लिए एक्सटेंड किया जाएगा? उन्होंने कहा कि ये जो महिला बिल है, महिला रिजर्वेशन बिल, जो महिला रिजर्वेशन बिल जो पास हुआ है, जो कानून बन चुका है 2023 में, तो अब ऐसे में हमें ये करना है कि अब इसको लागू करने के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं। इसलिए लागू कब करना है? 2029 में, जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होंगे, 2029 के बाद। 2023 में जब ये बिल आया तब बिल्कुल सरकार इलेक्शन में जाने के पहले सेशन बुलाया गया और सबको लग रहा था कि पता नहीं इस सेशन में क्या होगा। खोला पहाड़ निकली चुहिया। उनने वो निकाल दिया कि अरे वो हमारे यहाँ वो महिला रिजर्वेशन देंगे कब? 2029 में। बिल कब ला रहे हैं? सेंसस के बाद 2029 में। और इतनी जल्दी लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि 2024 में जो चुनाव में जाना था उसमें महिलाओं को यह बताना था कि देखो हम आपके लिए क्या कर रहे हैं। ये महिलाओं के इमोशनल को इवॉक करने का एक प्रयास था। दूसरी बात, जब महिलाओं को रिजर्वेशन की बात आएगी तो कोई राजनीतिक दल इसको मना नहीं करेगा। तो आप 2/3 मेजोरिटी है ना है, ये आप कानून पास कर दोगे। और वैसे ही हुआ पास। सबने इसका क्रेडिट लिया, लेकिन लाया कौन बिल? मोदी जी ने खूब भुनाने का प्रयास किया। लेकिन इस देश की महिलाएं जो है थोड़ी
समझदार है। इतना सब कुछ करने के बाद भी बैसाखियों पे ले आए 240। 240 पे। अब क्या हुआ, एकाएक ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ जो चुनाव है वो 3 डेट्स को हो रहे हैं। 8 अप्रैल को चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हो, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जिनके चुनाव 23 और 24 अप्रैल को है, और ये दोनों राज्य तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, ये खासकर वेस्ट बंगाल इनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई है। तमिलनाडु में जयललिता एक समय राज कर रही थी, वह मातृशक्ति का एक विशेष महिलाओं का अलग योगदान है, और तमिलनाडु में सीधा ममता के सामने एक नया भूत खड़ा करना है, इसलिए आनंद फानंद में ये बिल लाए। अब देखिए, इसमें इस बिल के प्रारूप तय होंगे, इसमें कुछ रिजर्वेशंस होंगे, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होंगे। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि 33% में भी महिलाओं के लिए बैकवर्ड और ओबीसी का कोटा होना चाहिए, उसके लिए भी लड़ाई चल रही है। तो ये मामला इतना इजीली पास होगा ये मुझे लगता नहीं, क्योंकि यदि या तो सिंपल कुछ करके आपने ध्वनि मत से पारित किया, क्योंकि आज के डेट में ध्वनि मत से कुछ भी पारित हो रहा है हमारे यहाँ, मतलब पार्लियामेंट में नए नए परंपराएं गढ़ रही है, जुड़ दीजिए। वैसे देखा जाए कोई भी संवैधानिक संशोधन करना है तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको, और 2/3 में होती है कि लोकसभा में जो सीटें हैं अभी वर्तमान, उन लोकसभा की जितने 543, उसका 2/3 आता है 362, और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, उसका 2/3 आता है 164, ये होता है 526। बीजेपी का लोकसभा में क्या स्थिति है? एनडीए के पास लोकसभा में 293 है, उसमें बीजेपी के 240 है, टीडीपी के 16 है, जेडीयू के 12 है, शिवसेना के 7 है, और एलजेपी के 5 है, और बाकी खेरची है 1-1, 2-2। राज्यसभा में इनके पास 141 है, जिसमें बीजेपी को 106 है, जिसमें 7 नॉमिनेटेड है, एआईएडीएमके के 5 है, जेडीयू के 4 है, एनसीपी के 4 है, एनसीपी मत अजित पवार, और टीडीपी के 2 है, और शिवसेना एकनाथ शिंदे के 2 है। तो कुल मिला के इनके पास 434 होते हैं। 434 से 226, मतलब 100 सीटों का जुगाड़ इनको करना पड़ेगा, जो मुझे नहीं लगता। तो ये इस इशू को प्रयास करेंगे बताने का कि हम करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि ये उन महिलाओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, क्योंकि 2002 के आसपास हमारे यहां संवैधानिक संशोधन हुआ था, और उसमें यह तय हुआ था, जो 84th अमेंडमेंट था 2002 में, उसमें यह तय हुआ था कि अब लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक नहीं बढ़ेगी, 2026 के बाद बढ़ेगी। लेकिन लोकसभा की सीटें बढ़ती है जनसंख्या के अनुपात पर। 2 चीजें हैं, हमारे लोगों को अलग अलग दृष्टि से श्रोता या दर्शक हमारे कंफ्यूज ना हो। लोकसभा की सीटें बढ़ाना बात एक अलग है, और परिसीमन करना बात अलग है, डिलिमिटेशन बात अलग है। डिलिमिटेशन 543 सीटों में ही होता है, सीटें उतनी ही रहती है, 1-2 लोकसभा कम होती है, मतलब 1-2 लोकसभा 1 हो जाएगी, 1 लोकसभा 2 में स्प्लिट हो जाएगी, कुल मिला के आंकड़ा उतना ही होता है। सिर्फ कुछ जगह एक्स्ट्रा जुड़ती है किसी लोकसभा में, किसी लोकसभा से लोग निकल जाते हैं, ये डिलिमिटेशन है। लेकिन सीटें बढ़ाना हो तो वो आपके जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। 2002 में 2026 का लिमिट इसलिए रखा था कि उनको लग रहा था कि हर 10 साल बाद यहां जनगणना होगी, 2011 के बाद 2021 में होगी, तो 2021 के आंकड़े आते आते 2023 हो जाएगी। उसके बाद 2026 में आप उस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर फिर सीटें बढ़ाने की बात कर सकते हो, और फिर उसके सीटें बढ़ाएगी तो साथ में डिलिमिटेशन भी होगा।
यानी परिसीमन भी होगा। लेकिन 2011 के बाद हमारे यहाँ जनगणना हुई ही नहीं, बराबर। क्योंकि जो 2011 के आंकड़े आते आते 2013 और 14 हो गई, 2013 आ गई, 13 के बाद नई सरकार आ गई। नई सरकार ने तो ना उन आंकड़ों का कुछ रिलीज कर दिया, ना कुछ कर दिया। 2021 में भी जनगणना नहीं की, जनगणना खा गई है। अब इन्होंने कहा कि जनगणना शुरू करेगी, और जनगणना अप्रैल 2026 से अब इसका प्रारूप शुरू हुआ है, और ये जाके 2027 में खत्म हो जाएगा। और गुजरात में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ स्थानिक स्वराज की संस्थाओं के चुनाव है। नहीं नहीं, जनगणना की बात कर रहा हूं मैं। जनगणना तो कल से चल जनगणना रहा है। यहाँ नहीं हो रही है। हाँ, तो हाँ उसके बाद होगी। तो हाँ 2028 तक जनगणना के, क्योंकि डिजिटल जनगणना हो रही है, तो 2028 तक हमें पूरे आंकड़े और सब आ जाएगा। उसके बाद इनको एक फॉर्मूला इजाद करना होगा, और उस फॉर्मूला के लिए भी घमासान होना है, क्योंकि मात्र जनसंख्या के आधार पे आपने सीटें बढ़ाई या कम कर दी। अनुमान है कि हमारे यहाँ करीब करीब 800 से 900 सीटें हो जाएगी, मतलब करीब करीब 250-300 सीटें बढ़ेगी। तो जनसंख्या के आकार पे मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में सीटें बहुत बढ़ेगी, और दक्षिण भारत में तो हो सकता है सीटें बढ़ने का छोटो, कुछ जगह सीटें घटेगी। क्योंकि दक्षिण भारत ने महाराष्ट्र से नीचे, आप नर्मदा के नीचे करो तो नर्मदा नदी के नीचे एजुकेशन की लेवल अच्छी है, और साथ में एजुकेशन के साथ साथ फैमिली प्लानिंग पे बहुत ज्यादा भर दिया गया है, इसलिए वहां पॉपुलेशन कंट्रोल्ड ग्रोथ है। हमारे यहां ऊपर विस्फोट हुआ है। सही बात। प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में बोलते घूम रहे हैं कि जनगणना के बाद आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो कम उन्हें नहीं करेंगे, कम नहीं होगी, नहीं होगी। तो उन्हें एक ऐसा नया फॉर्मूला लेना पड़ेगा कि दक्षिण भारत में हो तो इतने लाख मतदाताओं पे एक उम्मीदवार, और उत्तर भारत में उससे दुगने पे एक उम्मीदवार होगा। क्योंकि दक्षिण भारत के साथ यदि आपने, क्योंकि ये सरकार मोदी जी ने जो भी बोला कभी अपने वक्तव्य पे ठाम नहीं रहे, उन्होंने हमेशा वक्तव्य बदले। तो आज तो वो बोल रहे हैं, लेकिन एक चुनावी जुमले हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में यदि सीटें कम हो गई तो दक्षिण भारत केंद्र की सरकार बनाने में उनकी कोई औकात नहीं रहेगी। तो क्या आने वाले समय में हम इस देश को विघटित होने के नींव डाल रहे हैं? फिर दक्षिण भारत कहेगा हमको अलग ही कर दो, जब हमारा सही नहीं है आपके केंद्र सरकार में, और हमको सिर्फ एक गुलाम बन के यहां से टैक्सेस ही देने हैं आपको, तो फिर क्या मतलब है हमारा? क्या ये स्थिति हो जाएगी? ये मैं भविष्य में दिखने वाले बहुत सारे संकटों को अभी देख रहा हूं। जनगणना अभी होनी है। जनगणना के पहले ये महिला, क्योंकि आपको महिला का 33% आप अभी दे रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं। यदि आपने सब कुछ तय भी कर लिया तो देना तो आपको 2029 में ही है। 2029 के पहले यदि जनगणना के आंकड़े आके सीटें बढ़ती है तो उन सीटों के बढ़ी हुई सीटों में आपको फिर से अलग से महिलाओं का 33% तय करना पड़ेगा। तो फिर अभी उसको लेकर द्वंद्व क्यों? ये सिर्फ तमिलनाडु और बंगाल के महिलाओं को अपील करने का एक शगुफा है, और ये अपील करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इनका कुछ भी नहीं जाता। इनको ये पूछा कि भाई 2023 में आपने लॉ पास कर दिया, जब 2029 को देने का है तो इंतजारी करते, अभी चुनाव होता थे, नई सरकार आती, नई सरकार में आप कर लेते। लेकिन ना, दिखाना है कि मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन मात्र महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देकर क्या आपको लगता है आप स्त्री शक्ति को मजबूर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? मैं किसी भी राजनीतिक दल को कहता हूं, क्या हमारे यहां जैसे सरपंच पति होते हैं वैसे सांसद पति, विधायक पति काम करने लगेंगे? ये सीधा सवाल है। मैं किसी को कमजोर नहीं मानता। वर्तमान में हमारे महाराष्ट्र में एक धांसू पर्सनैलिटी थे, एक धुरंधर नेता थे जिनका नाम अजित पवार था। अजित पवार अकेले कैबिनेट में भारी थे, सब थे,
मुख्यमंत्री से लेकर सब और पूरी ब्यूरोक्रेसी उनके सामने थर्राती थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को लाया गया उप मुख्यमंत्री बना के। वो एक हाउसवाइफ थी, थोड़ा बहुत इधर कोऑपरेटिव में या कुछ सोशल में काम किया होगा। क्या वो अजित पवार का रिप्लेसमेंट हो सकती है? सवाल ये, क्या अजित पवार का रिप्लेसमेंट सुषमा स्वराज जैसी महिला से हो सकता था? लेकिन दुर्भाग्य से सुषमा स्वराज जाने के बाद वो कोई महिला है नहीं। और जो महिला है दबंग, उनका खच्चीकरण किया है आपने, वसुंधरा राजे। आपको इतना महिलाओं के प्रति प्रेम है, तो जितने डबल इंजन की सरकारें हैं, किस जगह एक भी महिला मुख्यमंत्री बताइए आप? एनडीए रूल सरकार, एक महिला मुख्यमंत्री थी उनके पास, वसुंधरा राजे। उनको घर बिठा दिया। बेहतरीन हाउस चलाने की जिसको समझ थी, उन सुमित्रा महाजन को आपने घर बिठा दिया। सही बात है, सही बात है। 8 या 9 बार चुनी गई। वो अभी भी ताई हाउस चला सकती थी, और इससे तो बहुत अच्छा चलाती जी। लेकिन आपको हाउस चलाना कहां था? आपको तो हाउस को अपनी प्रॉपर्टी बना के करना था। इसलिए आपको सुमित्रा महाजन नहीं, आपको रबर स्टैम्प चाहिए था। अब मैं आंकड़ा देख रहा था, बीजेपी की अपनी नेशनल एग्जीक्यूटिव है। बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में 90 मेंबर्स होते हैं। उसमें सिर्फ 14 महिलाएं। नेशनल एग्जीक्यूटिव में 14 महिला है 90 में से, जो 15.56% होता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव में यदि आपको 33% महिलाएं नहीं मिलती, तो फिर इनको 33% महिलाओं के प्रति इतना आदर दिखाने की जरूरत ही नहीं है। यानी ये छलावा है। छलावा है, छलावा है। नेशनल एग्जीक्यूटिव, मैं ये नहीं कहता कि आप जनरल सेक्रेटरी 33% क्यों नहीं है। आपके पास अभी तक बीजेपी का एक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला क्यों नहीं हुआ, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। लेकिन एक नेशनल एग्जीक्यूटिव जहां 90 लोग हैं, उन 90 लोगों में भी 33% आपको नहीं मिलते, 15.56% आपके पास लोग हैं। तो ये आपकी नियत बताती है महिलाओं के रिजर्वेशन के प्रति। एक होता कि हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव में 90 लोग हैं, उसमें से 40% महिलाओं को दिया हमने। हम चाहते जहां जहां हम कर सकते थे कर देते। हमारे 15 चीफ मिनिस्टर है, उसमें से 5 महिलाएं हैं, कुछ तो समझ में आता। एक महिला थी मुख्यमंत्री, उसको भी आपने घर बिठा दिया, वसुंधरा राजे। सारे आप कैबिनेट उठा के देखिए, सारे डबल एनडीए सरकार की कैबिनेट, चबरकी के सीएम कितने परसेंटेज में महिला कैबिनेट में है? अब केंद्र की कैबिनेट देखिए, कितने परसेंटेज है महिलाओं का? क्या बीजेपी की महिलाएं नहीं है? बीजेपी में महिला विंग है भाई, लेकिन कहां है महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन? आप अपने पार्टी में चैरिटी बिगिंस एट होम कहा जाता है। सबसे पहले मोदी जी को 33% तो अपने कैबिनेट में लेना चाहिए, फिर अपने गृह नगर में 33% वहां कैबिनेट में होना चाहिए, नेशनल एग्जीक्यूटिव में 33% होनी चाहिए। तो माने कि आपकी आपकी इच्छा शक्ति है। बाकी राजनीतिक दल नालायक है जो परसेंटेज इतने परसेंटेज में नहीं देते, और इसलिए जब जब आप ऐसे कानून की बात करोगे तो लोग आपको क्रेडिट देंगे, क्योंकि आप मन से चाहते हो, जहां जहां आप हो वहां वहां कर रहे हैं। लेकिन आपकी हालत बुरी है। सारा मतलब हास्यास्पद है जब ये महिला शक्ति की बात करते हैं। महिलाओं को क्या मात्र राजनीति में वो देने से ही महिला सशक्तिकरण होगा क्या? महिला सशक्तिकरण तब होगा
जब इस देश की महिला निर्भीक होकर काम करने लगेगी, पुरुषों से खांदा लगा के काम कर सकती है महिलाएं। हम एक दो उदाहरण बताते हैं कि ये पूरा महिला दिन के दिन पूरा फ्लाइट का क्रू पायलट पूरे सब महिलाएं थी। बस ये टोकनिज्म है, देश की राष्ट्रपति हमने महिला बना दी, टोकनिज्म है। लेकिन वो राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकती जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, उनके वीडियोस बाहर आते हैं, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे सैकड़ों वीडियो है। ऐसी सारी बातें सामने आने के बाद भी वहां सरकार के ऊपर एक अंकुश लगाने की स्थिति में राष्ट्रपति नहीं है, तो फिर ऐसे महिला राष्ट्रपति का क्या काम। और जब आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाता है तो मोदी जी बैठे रहते हैं और प्रेसिडेंट खड़ी है। मैंने वही कहा आपको, कहा संघ में प्रतिनिधि सभा में कितनी महिलाएं होती हैं, संघ में ऑफिस बियरर्स में जो बौद्धिक प्रमुख और ये प्रमुख और वो प्रांत प्रांत ये वो कितनी महिलाएं हैं। वहां तो कहते हैं कि अलग विंग है महिलाओं की। अरे अलग विंग है तो फिर भाई पार्ट ऑफ संघ ही है ना। हाँ, क्यों नहीं। ये दिखाता है कि आपको महिलाओं के नाम पे भी राजनीति ही करनी है। सही बात। और यही होता आ रहा है इस देश में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसको कहते हैं हम आज के भाषा में, कि आप इमोशनल ब्लैकमेल करते हो। और ये जो 17, 18, 19 है, मैं उसी का एक पार्ट दिखाता, क्योंकि ये 2/3 मेजोरिटी भी इनके पास नहीं है, ये इसका प्रोपोगंडा करने का प्रयास करेंगे। जो इंसान अपने जन्मदिन के दिन अपने मां का आशीर्वाद मार्केटिंग के रूप में उपयोग में लाता है, मेरी भी मां है, अरे भाई आपकी भी मां होगी, जब भी थी, या मेरी मां तो अभी नहीं है, लेकिन जब भी थी तब भी मैं आशीर्वाद लेता था। लेकिन मैं फेसबुक पे चरण छूते हुए फोटो नहीं डालता था कि माँ आशीर्वाद देती है। घर में से बाहर बुला के मीडिया के सामने पेश करके वृद्धावस्था में माँ को दावा अपने करते कमरे हैं। से वरांडे में इसलिए लाना कि देश के पूरे लोग हैं, फिर माँ उसको हत्या से और उसका इवेंट बनाना, या तो मोनिटाइजेशन के वक्त, डेमोनिटाइजेशन के वक्त में लाइन में बिठाना, लाइन में लगाना उसको। ये मतलब यदि मेरी माँ लाइन में लगती है तो मेरे से नालायक पुत्र नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं लाइन में लगता हूं उसके बगैर। लेकिन ये आपको बताना है। तो इनके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। तो ये दिखाने के दांत है महिलाओं के प्रति प्रेम। नहीं तो जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं, महिलाओं के अत्याचार में यदि आंकड़े उठा के देखिए आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, तो पहले 3 राज्य आपको डबल इंजन की सरकार के मिलेंगे जहां सबसे ज्यादा महिलाओं पे अत्याचार है। महिलाओं पे अत्याचार, जिनके ऊपर महिलाओं पे अत्याचार करने के केसेस है, ऐसे कितने सांसद है, कितने लोगों को ये टिकट देते हैं, तो उसमें भी भाजपा पीछे नहीं है। इस देश में महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। इस देश में महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। क्या आप दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे। आज एक अशोक खरात नाम का आदमी खुद को कैप्टन बोल के, बताइए क्या उसका, एक रेवन्ना वो कर्नाटक वाला जिसके लिए प्रधानमंत्री खुद मांग रहे थे, आसाराम बापू। मतलब इन बाबाओं से महिलाएं सुरक्षित नहीं, नेताओं से महिलाएं सुरक्षित नहीं। एक पत्रकार निकला एरंडे नासिक में, उसने 121 महिलाओं का वीडियो है उसके पास, पत्रकारों से महिलाएं सुरक्षित नहीं, साधुओं से नहीं, बाबाओं से नहीं, नेताओं से नहीं, ब्यूरोक्रेट से नहीं, पुलिस से नहीं, ऑफिस में नहीं, घर में नहीं। तो फिर किस महिला को आप 33% रिजर्वेशन देके उसको कौन सी ताकत देना चाहते हैं?
वोट बटोरना चाहते हैं। ये आप एक एटीएम बना के रखा है महिला सेक्शन, लाडली बहना दे दो, 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दो, लखपति बहना, ये सब चुनाव के पहले उमड़ आता है प्रेम। और ये इस देश को समझना चाहिए। 75 साल बाद नेताओं में प्रगल्भता नहीं आई होगी, लेकिन कम से कम हम हमारे समाज में तो प्रगल्भता आनी चाहिए। सही बात। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं गलती हो रही है कि समाज भी इस प्रलोभन में आ रहा है कि 1500 रुपए मिल रहे हैं, 10,000 रुपए मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इस प्रलोभन में कैसे विकास हो रहा है और 82 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो मैं इनके विकास के कोई मायने ही अलग है। 82 करोड़ लोग यदि इनके अनाज पे जिंदा है तो वो विकास है। देश आजाद हुआ तब भी ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ। और अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनको यदि अनाज नहीं दूं तो ये भूखे मर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा भूखे सोएंगे, मैं उनको भूखे सोने नहीं देना चाहता। और ये कहते हैं कि हमने तरक्की की है। तरक्की इसी में की है आपने कि अब 82 करोड़ लोग बगैर अनाज के भूखे मर जाएंगे। ये तरक्की है इस देश की। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। तो ये 3 दिन का एक इवेंट होगा। ये इवेंट जीवी सरकार है और इसी को महिमा मंडित करने की बात हो रही है। लेकिन मैं उस महिला के बारे में भी सोचता हूं जो गैस सिलेंडर के लाइन में गैस रख के, सिलेंडर रख के 12-12 घंटे लाइन में बैठी हुई है और सिलेंडर पे बैठ के वो छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी अपने आंचल में ढक के। उस महिला का जब तक सशक्तिकरण नहीं होगा, या 33% बैठने वाली महिलाएं कोई मायना नहीं रखती। सही बात, सही कोई बात, नहीं मायना। सही बात है। अशोक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और ये तथ्यों के आधार पर आपने जिस प्रकार से लॉजिकल बातें करी, मेरे ख्याल से देश को समझना चाहिए, देशवासियों को समझना चाहिए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मोदी जी का मुखौटा अभी धीरे धीरे उतरने लगा है, लोग समझने लगे हैं। इतना तो कम से कम अब मैसेज जा रहा है लोगों में। फिर 82 करोड़ जब तक मुफ्त राशन पर जीवित है और उनको वोट देने के लिए तत्पर हैं, तब तो देश का भला कैसे होगा मालूम नहीं। वोट देने के लिए तत्पर नहीं है हरि भाई। अनाज लेने के बाद भी लोग अनाज, उनको जानते हैं कि अनाज कोई पॉकेट से नहीं दे रहे, मोदी जी को अपने खेत से लाके नहीं दे रहे। सवाल है उनका वोट जा कहां रहा है। सही बात। उनका वोट वोट देवे या न देवे, वो तो जीत के आने वाले हैं। ऐसा तंत्र अब सरकारें जनादेश से नहीं बन रही है, सरकारें ज्ञानादेश से बन रही है। ज्ञानादेश से बन रही, सही बात है। आप आज हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने बहुत टाइगर की तरह बात करी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार।